तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब 12th की या जब 11th में आपने बायो ली तो आपका ड्रीम क्या था? नर्सिंग ऑफिसर बनने का था या फिर कहीं ना कहीं आपको एमबीबीएस करनी थी? सर मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी थी, बहुत ज्यादा बार, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार पढ़ी है। और मेरी एनसीईआरटी की हालत बहुत खराब है। जानना चाहूंगा कि आपके 12th के अंदर कितने परसेंटेज थे? सर फिजिक्स के लिए मैं जो सर पढ़ाते थे नोट बताती थी, वो चीजें पढ़ती थी। कि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। बायोलॉजी की एनसीईआरटी को आप गीता मानिए, बाइबल मानिए, उसको आपको करना ही पड़ेगा। और फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल भी थे या फिर थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस थे। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कृष्ट क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर राजपुरोहित, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं उस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर 2025 के अंदर 189 रैंक हासिल की है। तो हमारे साथ आज कनेक्ट है सिमरन यादव। आज बात करेंगे सिमरन यादव से कि आपकी पूरे साल क्या रणनीति थी, आपने क्या राज था इस सफलता का। हाँ जी गुड़िया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटे? ठीक हूँ सर। गुड़िया, मैं ये जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी रैंक क्या रही है, कितने मार्क्स आए हैं? सर माई सेल्फ सिमरन यादव, मैं हरियाणा स्टेट गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। बेटा मैंने नीट 2025 भी दिया है और एम्स नर्सिंग 2025 भी दिया है। बिल्कुल। अब एम्स नर्सिंग 2025 का रिजल्ट आया है, उसके अंदर मेरी AIR 189 है और मेरा स्कोर 81.33 है। बहुत बहुत बधाई हो, आपकी ऑल इंडिया आपकी 189 रैंक आई है, बहुत बड़ी बात है। और ये फिक्स है कि आपको एम्स दिल्ली तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब 12th की या जब 11th में आपने बायो ली तो आपका ड्रीम क्या था? नर्सिंग ऑफिसर बनने का था या फिर कहीं ना कहीं आपको एमबीबीएस करनी थी? क्या ड्रीम था आपका? सर एमबीबीएस ही करनी थी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल का विद्यार्थी जब बायो लेता है तो उसका फर्स्ट ड्रीम तो एमबीबीएस ही होता है। लेकिन आपकी जो रैंक आई है ऑल इंडिया बहुत बेहतरीन है और आप एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली के अंदर सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है। तो जैसे आपने रिजल्ट देखा था और आपकी अच्छी रैंक आई तो आपको क्या फील है उस टाइम? सर उस टाइम खुशी हुई थी। बिल्कुल। अच्छा लगता था कि अच्छी रैंक आई है, क्योंकि बहुत मेहनत भी करी है, पढ़ाई करी है और पढ़ाई का रिजल्ट आता है तो खुशी होती है। तो पेरेंट्स भी खुश थे, मैं भी खुश थी और भगवान को थैंक यू किया था, टीचर्स को थैंक यू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। जब बच्चा मेहनत करता है, जब मेहनत का परिणाम मिलता है और इतनी बेहतरीन रैंक आती है तो वो खुशी एक बच्चा ही फील कर सकता है और पेरेंट्स फील कर सकते हैं। जी अब ये जानना चाहूंगा कि आपके 12th के अंदर कितने परसेंटेज थे? सर 12th में मेरे 94.8। गुड गुड। आप मतलब ब्रिलियंट विद्यार्थी थे शुरू से ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आपने एक साल आपने तैयारी की तो पूरे साल आपकी क्या रणनीति थी, आपने कैसे तैयारी की? हाँ सर, पूरे साल मैंने घर में रह के तैयारी की है। मैंने कोई टाइम कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब से और खुद से सेल्फ स्टडी के ऊपर ही डिपेंड करके तैयारी की है। बायो के लिए मैं मेनली एनसीईआरटी फॉलो करती थी, क्योंकि एनसीईआरटी से ये सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स के लिए मैं यूट्यूब से लेक्चर्स वगैरह देखती थी और उनके नोट्स बनाती थी, सेल्फ मेड नोट्स करके, और फिर सारी चीजें वहां से करती थी। फिर मैं बुक्स लेती थी और बुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मैंने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के साथ साथ जो इंडेक्स क्वेश्चन थे वो भी किए थे और बहुत मॉड्यूल्स भी किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मैं यही फॉलो करती थी। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना के रखती थी और रिवाइज करती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे इतनी तकलीफ नहीं आती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे अच्छी लगती थी, इंटरेस्ट आता था, और फिजिकल में मुझे इंटरेस्ट आता था। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फॉर्मूले याद हो जाते थे तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिक्स मुझे हार्ड लगती थी हमेशा से। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका तो डर था ही। बिल्कुल। मेडिकल के विद्यार्थी को फिजिक्स में कहीं ना कहीं डर तो लगता ही है। तो उन विद्यार्थियों को बोलिए, बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जो विद्यार्थी कहते हैं सर हम ऑफलाइन नहीं क्लास ले सकते, इस गुड़िया ने ऑनलाइन क्लासेस लेकर यूट्यूब से पढ़ाई करके इतनी बहुत बेस्ट रैंक हासिल की है। तो मैं गुड़िया ये जानना चाहूंगा कि आपने सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपने बताया कि बायो के अंदर आपने एनसीईआरटी को रिवाइज किया, तो आपने कितनी बार एनसीईआरटी को रिवाइज किया था? सर मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी थी, बहुत ज्यादा बार, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार पढ़ी है और मेरी एनसीईआरटी की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे एक बार एनसीईआरटी का हालत दिखाना चाहो, क्योंकि मुझे आपको देख के मुझे अपना टाइम याद आता है कि जब हम लोग भी नीट की तैयारी करते थे तो एनसीईआरटी खुद बोलने लग गई थी अब तो हमें छोड़ दो। कम से कम जो विद्यार्थी इतनी अच्छी रैंक लेके आता है
वो कम से कम 10 टाइम रिवाइज करता होगा एनसीईआरटी को। हमेशा हम क्लास में बोलते हैं कि बच्चा कम से कम बायोलॉजी की एनसीईआरटी को, आप गीता मानिए, बाइबल मानिए, उसको आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। और मेरे को श्योर है कि आपकी एनसीईआरटी भी यही इसी हालात इतनी खराब होगी पढ़ के उसको रिवाइज कर करके, तभी इतनी अच्छी रैंक आई आपकी। अच्छा, अब मैं ये, हाँ बिल्कुल, अब ये जानना चाहूंगा कि आपको फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स मेडिकल के विद्यार्थियों को काफी डिफिकल्ट रहती है, न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो फिजिक्स में आपकी क्या रणनीति थी, आपने कैसे प्रैक्टिस करते थे, कौन सी बुक को फॉलो करते थे आप? सर फिजिक्स के लिए मैं जो सर पढ़ाते थे नोट बनाती थी, वो चीजें पढ़ती थी। फिजिक्स की मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी किए एनसीईआरटी के। ज्यादातर लोग एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं, बट मैंने ये नहीं किया था, मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी, सर के नोट्स भी फॉलो किए थे, और जितने भी फॉर्मूलेस थे मैं उनको एक साथ कर लेती। मतलब कई लोगों की ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो सारे चैप्टर्स के एक साथ फॉर्मूले लिख लेते हैं, बट स्ट्रेटेजी थी कि मैं पूरे नोट्स बनाती थी, उसके बाद लास्ट में जितनी मुझे याद आ रहे हैं मैं उसके फॉर्मूले लिखती थी, उसके बाद देखती थी कि कोई फॉर्मूला रह तो नहीं है, मैं चैप्टर वाइज फॉर्मूले बना के रखती थी। और क्योंकि मेरे पापा ने मुझे नया टैब ला के दिया था अभी, तो मैंने टैब के अंदर सारी चीजें फोल्डर वाइज बना के रख रखी थी, और जोश जोश में मैंने सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर रखी थी, और जो भी चीजें नहीं आती थी उसकी स्क्रीनशॉट लेके एक पूरी फाइल बना के रखती थी कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको बाद में रिवाइज करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली के अंदर कोई ऑलरेडी मेडिकल फील्ड के अंदर है, या फिर आप पहले ही हो जिसने मेडिकल फील्ड के अंदर एंट्री की है? सर एज सच मेडिकल फील्ड में नहीं है, बट हाँ मेरी जो कजिन सिस्टर है वो मेडिकल फील्ड में है, वो ऑडियोलॉजिस्ट है। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझे इनिशियली बताया था कि इस टाइप से कोचिंग वगैरह यूट्यूब पे मिलती है, ये सारी चीजें तुम देख सकते हो और नोट्स भी तुम बना सकते हो, ऐसे यूट्यूब पे सारा कंटेंट है, उन्होंने मुझे बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब गुड़िया मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्कर्ष की महामैराथन क्लासेस वगैरह चलती थी, उसमें आपको कितना हेल्प मिला? हाँ सर, मैंने जीके की वहाँ पे क्लासेस ली थी, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, तो मैंने मैम के क्वेश्चन देखे थे, तो मुझे बहुत मतलब ऐसे लगे थे कि मतलब अच्छी क्वेश्चंस है, और अगर मैं रिवाइज करके जाऊंगी ने तो मुझे ऐसा लग सकता है कि मुझे एम्स में यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। और रिलेटेबल क्वेश्चन थे सर, सारे रिलायबल क्वेश्चन थे, तो मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने मैम को फॉलो किया था, आकांक्षी मैम को, तो मैं उन पे बहुत डिपेंडेंट थी जीके के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुड़िया। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि एम्स का जो आप जब पेपर देने गए थे, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है कि क्यों एम्स का पेपर बाहर नहीं आता, तो आपको पेपर देख के क्या पैटर्न क्या लगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, जो अपकमिंग बच्चे आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? सर मैंने जो पेपर की शुरुआत करी थी, मैं हमेशा बायो से ही शुरुआत करती हूँ, तो बायो जो थी वो कंपैरेटिवली इजी थी, तब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो आपकी बायो आसानी से हो जाएगी। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स थे पर इतने नहीं थे, ज्यादा थ्योरी वाले पार्ट थे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो अगर आप एनसीईआरटी को, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी रीडिंग भी की थी उसकी, इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक, इन दोनों की एनसीईआरटी रीडिंग पे मैं डिपेंड रहती थी, तो मुझे वही स्टेटमेंट्स वहां पे मिली थी, तो मुझे उसमें इतनी तकलीफ हुई। बट फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स थे, अच्छा, तो फिजिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा था। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि एम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने 96 अटेम्प्ट कर दिए। 96 अटेम्प्ट कर दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ज्यादातर पोर्शन कौन सा, ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था, फिजिकल था? सर ऑर्गेनिक वाला पार्ट था, ऑर्गेनिक का पार्ट ज्यादा था। ऑर्गेनिक के स्टेटमेंट्स वगैरह दे रखी थी, जैसे एल्डोल रिएक्शन वगैरह के भी क्वेश्चंस थे, और भी कई क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट वाइज थे। शुगर का पूछ रखा था, जो बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, जो फ्रक्टोज का आंसर आया हुआ है, और एल्डोल वाली रिएक्शंस वगैरह थी जो स्टेटमेंट में पूछ रखी थी कि रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एजेंट और फैलिंग स्टेज के बारे में पूछ रखा था, वो भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट था, ये चीजें थी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल भी थे या फिर थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस थे? सर मुझे जितना याद है मोस्ट ऑफ देम न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा, ज्यादा पोर्शन आपको किसका लगा, 11th का लगा या 12th का लगा? सर 12th में रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस थे, रे ऑप्टिक्स के ज्यादा थे। लास्ट में एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद है कि 10 मिनट में वही क्वेश्चन कर दी थी, बट मुझसे वो एंड तक सॉल्व भी नहीं हुआ था। अच्छा,
क्वेश्चन था सर, हम्म, 15 सेंटीमीटर कुछ दे रखी थी हम्म, और वो उसके ऊपर सोल्व करने का था, वो हुआ ही नहीं, एंड तक नहीं हुआ था। अच्छा। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे सेल्फ स्टडी के अंदर, कितने घंटे? सर वैसे एवरेज आपका रूटीन क्या था? मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपका पूरे दिन का रूटीन क्या था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, थोड़ा डीपली आप बताना को। जी सर, जो मेरा जो पूरा शेड्यूल रहता था, वैसे तो मेरा मेनली ये रहता था कि मैं आइडियल करके चलूं, पर आइडियली मेरा कुछ होता था नहीं क्योंकि बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी 8 to 10 आवर्स की स्टडी जो थी एवरेज, वो निकल पाती थी क्योंकि घर पे रह के मेरे इतना ही हो पा रहा था, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत बच्चों की वीडियो देखी है कि 11 to 12 आवर्स पढ़ते थे, 13 आवर्स, मेरे से नहीं हो पाता था। बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज निकलता था। और पहले मैं रात को पढ़ती थी, बट फिर पापा फोर्स करते थे कि दिन में सुबह जल्दी अच्छी पढ़ाई होती है, तो मैंने अपना पूरा शेड्यूल चेंज किया था। फिर मैंने सुबह पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं सुबह जल्दी उठती थी। सुबह के टाइम पे मैं बायो को ज्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि मुझे ऐसे बोल के पढ़ने में बहुत मतलब वो रहता था कि मैं बायो पढ़ती थी, बोल बोल के पढ़ती थी, मुझे याद हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं दोपहर के टाइम पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करती थी क्योंकि मुझे दोपहर में ऐसे लगता था कि मैं बोर ना हो जाऊं, बायो पढ़ के मुझे नींद ना आ जाए, तो मैं फिजिक्स न्यूमेरिकल करती थी ताकि मुझे ये लगे कि अभी मुझे बहुत पढ़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल देख के मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं होगा तो पढ़ाई करनी है, तो मुझे वो जोश आता था कि हाँ अभी तो और पढ़ना है। और फिर मैं दोपहर में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करती थी, शाम को फिर मैं वापस बायो करने लग जाती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहाँ से करते थे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रैक्टिस कौन सी बुक को फॉलो करते थे? सर मैं एमटीजी फॉलो करती थी। एमटीजी एनसीईआरटी एट ए फिंगर टिप्स। हाँ हाँ जी बिल्कुल, तीनों सब्जेक्ट की। हाँ जी सर, तीनों सब्जेक्ट की एमटीजी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर आप डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए होते हैं और अच्छी बुक होती है, इसमें बच्चों का काफी हेल्प होती है। अब मैं ये जानना चाहूंगा गुड़िया कि आप कह रहे हो कि आपने ड्रॉप किया था, तो कई बार आपके ऐसा उतार चढ़ाव होंगे, लगा होगा कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे आप? जी सर, बीच में बहुत बार ऐसे लगता था कि हाँ कि शायद ना हो, जैसे मतलब अगर आप एक दिन पूरा पढ़ लेती थी मुझे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब तो मैं फर्स्ट ही आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई नहीं होती थी उस दिन, ऐसा लगता था कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो मुझे बीडीएस भी नहीं मिलेगा, ऐसा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ होगा ही नहीं, ऐसा ऐसा हो जाता था। पर मैनेज करके रखती थी। सर मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मम्मी और पापा दोनों ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। बिल्कुल। तो और मैं बोर्ड में भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कनेक्टेड रहती थी, तो मुझे ऐसा डीमोटिवेशन वाला जो फेज होता है बहुत लोगों के अंदर आ जाता है घर के टाइम पे, वो मेरा नहीं आया, टचवुड भगवान की दया से। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स और सब सपोर्टिव थे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर वही पढ़ाई करती रहती थी बस। और मेरा ज्यादा ऐसा कनेक्शन वाला भी नहीं था कि मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स थे, मैं जल्दी फ्रेंड्स बनाती भी नहीं हूँ और मैं ज्यादा वो भी नहीं करती। और सर फैमिली फंक्शन अगर मुझे ऐसा लगता था कि 1-2 घंटे का है तो मैं चली जाती थी, अगर कोई बड़ा होता था तो मैं बहाने मार के मना कर देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि एक बार दिवाली छोड़ने से आने वाली दिवाली अच्छी हो, तो एक बार दिवाली छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुड़िया, आपने बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज की है। ये जरूरी है, यदि आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, 1 साल पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी इस बार पेपर दिया था, उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपको जो अभी 12th करके स्टूडेंट आए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि पूरे साल कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि आपकी तरह ही पिछली बार आपके जूनियर बन के आए अगले साल? सर जिनका, पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी, जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, मैं यही बोलूंगी कि डिमोटिवेट होने वाली कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और लक दोनों मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लक भगवान पे छोड़ दो, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान दो, बाकी तो फिर डिसाइड करने वाला ऊपर वाला है, वो सोच लेंगे। आपको अगर अभी लग रहा है कि आपने अपना 100% नहीं दिया है, तो आपको ड्रॉप लेके फॉर श्योर 100% आपकी तैयारी करनी चाहिए और एक बार ये सोच लेना चाहिए कि लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद फिर नहीं देना, वो लास्ट अटेम्प्ट अच्छी तरह से दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी नए स्टूडेंट आए हैं, वो तो उनके पास अभी चांस है, अपना अच्छी तरह से तैयारी करो, पढ़ाई करो
और पढ़ाई का मैं बता ही चुकी हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है कि सर हमने एक ड्रॉप ले लिया, क्या अगला नेक्स्ट ड्रॉप लेना चाहिए? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चे को ड्रॉप लेने चाहिए, एक या दो से ज्यादा, या नहीं लेने चाहिए? सर ड्रॉप का मैं ये कहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने पूरी प्रिपरेशन करी लेकिन आपकी ऐसा हुआ कि भाई मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई, मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई फैमिली फंक्शन में, फ्रेंड्स में इन्वॉल्व हो गई, तो फॉर श्योर आपको लग रहा है कि मैंने 100% नहीं दिया है, तो फॉर श्योर ड्रॉप लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने 100% दे दिया है, इससे ज्यादा मैं मेहनत कर ही नहीं सकती, मैंने अपना फुल दे दिया है, ड्रॉप मत लो। जो आपको फिर जो लक डिसाइड कर रहा है, लेट लक डिसाइड कि आगे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 100% दे दिया है तो बिल्कुल बिल्कुल। हम भी विद्यार्थी यही कहते हैं, आपको लगता है कि आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है और बेटर कर सकते हो तो ड्रॉप लेना चाहिए। यदि एक साल ड्रॉप लेने से आने वाला समय अच्छा हो तो कोई बुराई नहीं है, एक साल तैयारी करने से। और मैंने अक्सर देखा है जो विद्यार्थी ड्रॉप करके मेहनत करते हैं तो कहीं न कहीं जो आज है उसके मतलब एक साल बाद बेटर ही मिलता है, ऑप्शन बेटर मिलता है बच्चों को। अक्सर बच्चों को ऐसा देखा है, पर शर्त यह है कि आपको एक साल तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे सामने सिमरन यादव एक एग्जाम्पल है जिन्हें सेल्फ स्टडी करके घर पे बैठ के तैयारी करके इतनी अच्छी रैंक हासिल की। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्कर्ष क्लासेस का कितना रोल रहा आपको सिलेक्शन के अंदर? हमारी यूट्यूब क्लासेस होगी, महामैराथन होगी, उसमें कितना रोल रहा, कितनी हेल्प मिली आपको? सर उत्कर्ष क्लासेस से मैं जीके के लिए पढ़ती थी, क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एनसीईआरटी पे डिपेंड करके और थोड़े यूट्यूब के नोट्स से वगैरह मैं करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितना करना है, क्या करना है, तो मैं आकांक्षी मैम की क्लासेस देखती थी, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। उनके क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि जीके एक वास्ट सब्जेक्ट है, आप लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। और बीइंग अ स्टूडेंट तो मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि मुझे कितना पढ़ना है। तो जीके के लिए मैं बिल्कुल टीचर पे डिपेंड थी, और वो मैम जो है वो बहुत अच्छी और रिलायबल क्वेश्चन कराती थी, जो मुझे ऐसा लगता था कि ये आएंगे एम्स में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे दिखे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे ऐसा अफसोस नहीं हुआ कि मैंने टाइम पास कर दिया या वेस्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल सही चीज सेलेक्ट किया और बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई की, तो कोई ऐसा था नहीं कि भाई टाइम वेस्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुड़िया। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप आपका ड्रीम कॉलेज में पहुंचो, और श्योर है कि आपको एम्स दिल्ली मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।